भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काला पानी शब्द केवल एक जेल का नाम नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा भय था जो लोगों की रूह तक को हिला देता था। ये नाम जुड़ा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उस कुख्यात कारागार से, जिसे आज हम के नाम से जानते हैं। समुद्र के बीचों बीच बसे इन द्वीपों तक पहुंचना कभी आसान नहीं था। चारों ओर गहरा, अथाह, काला सा दिखने वाला समुद्र और उससे भी अधिक भयावह वो सामाजिक सजा, जिसे उस समय काला पानी की सजा कहा जाता था। भारतीय समाज में समुद्र पार करना लंबे समय तक धार्मिक और सामाजिक वर्जना माना जाता था। जो व्यक्ति समुद्र पार करता, उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। अंग्रेजों ने इसी सामाजिक मानसिकता का लाभ उठाया। उन्होंने सोचा कि यदि विद्रोहियों और क्रांतिकारियों को इतनी दूर समुद्र पार भेज दिया जाए, तो वे न केवल शारीरिक रूप से देश से कट जाएंगे, बल्कि सामाजिक रूप से भी अलग थलग पड़ जाएंगे। यही कारण था कि इस जेल को काला पानी कहा जाने लगा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका था। मेरठ से शुरू होकर दिल्ली, कानपुर, झांसी और देश के अनेक हिस्सों में फैले इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने तय किया कि अब वे राजनीतिक कैदियों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। उन्हें ऐसी जगह रखा जाएगा जहां से भाग निकलना असंभव हो। इसी सोच के तहत अंडमान को दंडोपनिवेश के रूप में विकसित किया गया। शुरुआत में कैदियों को खुले शिविरों में रखा गया, उनसे जंगल साफ कराए गए, सड़कें बनवाई गई, दलदल भरे गए। बीमारी, भूख, मच्छरों और कठोर श्रम ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। लेकिन अंग्रेजों को एक और अधिक व्यवस्थित और कठोर कारागार की आवश्यकता महसूस हुई। तब 1896 में एक विशाल जेल के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जो 1906 में जाकर पूरा हुआ। यही थी सेल्यूलर जेल। इस जेल की संरचना अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक हथियार थी। इसे इस प्रकार बनाया गया कि प्रत्येक कैदी को एक अलग कोठरी में रखा जाए। 7 लंबी शाखाएं, जो एक केंद्रीय टॉवर से निकलती थी, पहिए की तीलियों की तरह फैली हुई थी। हर शाखा 3 मंजिला थी और प्रत्येक मंजिल पर कतारबद्ध छोटी छोटी कोठरियां थी। कुल मिलाकर लगभग 693 कोठरियां बनाई गई। प्रत्येक कोठरी इतनी छोटी थी कि कैदी उसमें ठीक से चल भी नहीं सकता था। खिड़की ऊंचाई पर होती थी, जिससे बाहर झांकना असंभव था। सामने की कोठरी का दरवाजा इस प्रकार लगाया गया था कि एक कैदी दूसरे कैदी को देख या बात न कर सके। इसीलिए इसे सेल्यूलर कहा गया, यानी कोशिकाओं की तरह अलग अलग बंद कोठरियां। काला पानी केवल भौगोलिक दूरी का प्रतीक नहीं था, वो मानसिक और सामाजिक अलगाव का भी प्रतीक था। जिन कैदियों को यहां भेजा जाता, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिलती। उनके हाथों में बेड़ियां, पैरों में भारी जंजीरें और मन में एक अनिश्चित भविष्य होता। सुबह से शाम तक उन्हें कठोर श्रम करना पड़ता। सबसे कुख्यात काम था तेल कोल्हू चलाना। कैदी को एक बड़े लकड़ी के पहिए से बांध दिया जाता और उसे बैल की तरह घुमाकर सरसों या नारियल का तेल निकालना पड़ता। यदि वो निर्धारित मात्रा पूरी न कर पाए तो कोड़े बरसते। कई बार उन्हें नारियल के रेशे से रस्सी बनानी पड़ती, जो हाथों की त्वचा छील देती। भूख, प्यास और मार सब कुछ इस सजा का हिस्सा था। यहां भेजे गए कैदियों में अनेक प्रसिद्ध क्रांतिकारी भी थे, को 1911 में यहां लाया गया। उनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी यही कैद थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया गया। सावरकर ने जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी, जिन्हें वे याद कर लेते और साथी कैदियों तक मौखिक रूप से पहुंचाते। जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था, उन्हें भी यहां रखा गया। और जैसे कई क्रांतिकारी भी इसी जेल की यातनाएं झेलते रहे। इन सब की कहानियां बताती है कि काला पानी केवल एक जेल नहीं, बल्कि एक यातना स्थल था,
जहां शरीर को तोड़ा जाता था और आत्मा को झुकाने की कोशिश की जाती थी। जेल के भीतर अनुशासन का नाम था भय। जरा सी गलती पर कोड़े लगाए जाते। कैदियों को खंभे से बांधकर पीटा जाता। भोजन में पतली दाल, अदब की रोटी और कभी कभी सड़ा हुआ खाना दिया जाता। बीमार होने पर भी इलाज नहीं मिलता। कई कैदियों ने भूख हड़ताल की, जिसके जवाब में उन्हें जबरन नली डालकर दूध पिलाया जाता। इस प्रक्रिया में कई बार कैदियों की मौत हो जाती। इन मौतों की खबरें मुख्य भूमि तक देर से पहुंचती, लेकिन जब पहुंचती तो देश में आक्रोश की लहर दौड़ जाती। मानव शोध और प्रत्यक्षदर्शी विवरणों से पता चलता है कि इस जेल का सबसे बड़ा उद्देश्य सुधार नहीं, बल्कि दमन था। ब्रिटिश प्रशासन मानता था कि यदि क्रांतिकारियों की रीढ़ तोड़ दी जाए तो स्वतंत्रता की मांग कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। यहां की यातनाओं ने क्रांतिकारियों के मन में और अधिक दृढ़ता भर दी। वे एक दूसरे को गुप्त संकेतों से संदेश पहुंचाते, कविताएं रचते, गीत गाते और भविष्य के स्वतंत्र भारत का सपना देखते। कई बार उन्होंने सामूहिक विरोध भी किया। 1930 के दशक में भूख हड़तालों ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया और कुछ कैदियों को मुख्य भूमि की जेलों में स्थानांतरित करना पड़ा। काला पानी शब्द के पीछे एक सांस्कृतिक अर्थ भी छिपा है। भारतीय समाज में समुद्र को पार करना मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था। अंग्रेजों ने इस सामाजिक मान्यता को सजा का हिस्सा बना दिया। जो व्यक्ति अंडमान भेजा जाता वो मानो समाज से कट जाता। उसके परिवार को भी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता। इस प्रकार ये सजा केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को प्रभावित करती थी। ये मनोवैज्ञानिक दंड था जो शारीरिक दंड से कम नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। उस समय जेल का उपयोग अलग प्रकार से हुआ। बाद में जब अंग्रेजों ने पुनः नियंत्रण पाया, तब तक स्वतंत्रता आंदोलन नई दिशा ले चुका था। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और काला पानी की ये कुख्यात जेल इतिहास का हिस्सा बन गई। बाद के वर्षों में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। आज जब लोग वहां जाते हैं तो वे उन तंग कोठरियों को देखकर सिहर उठते हैं। दीवारों पर पड़ी परछाइयां मानो उन चीखों की गूंज सुनाती है जो कभी इन गलियारों में भरी रहती थी। मानव अनुसंधान ये दर्शाता है कि सेल्यूलर जेल की कहानी केवल अत्याचार की नहीं, बल्कि धैर्य और साहस की भी कहानी है। जिन लोगों को यहां भेजा गया वे जानते थे कि शायद वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। फिर भी उन्होंने अपने विचारों से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी पीड़ा को राष्ट्र के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। काला पानी इसलिए काला नहीं था कि उसका पानी सचमुच काला था, बल्कि इसलिए कि वो भारतीयों के लिए अंधकार, पीड़ा और अलगाव का प्रतीक बन गया था। पर उसी अंधकार में स्वतंत्रता की ज्योति भी जल रही थी। आज अंडमान की वही भूमि जो कभी भय का प्रतीक थी, पर्यटन का केंद्र है। सेल्यूलर जेल में शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें उन वीरों की कहानी सुनाई जाती है। पर्यटक जब उन कोठरियों में खड़े होते हैं तो वे केवल इतिहास नहीं देखते, वे उस मानवीय संघर्ष को महसूस करते हैं जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काला पानी की ये गाथा हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि असंख्य बलिदानों की परिणति है। उन दीवारों ने जो सहा वो केवल ईंट और पत्थर की कहानी नहीं, बल्कि मानव आत्मा की अटूट शक्ति की कहानी है। काला पानी की उस दुनिया को समझने के लिए केवल इतिहास की तारीखें पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के अनुभवों को महसूस करना आवश्यक है जिन्होंने वहां अपने जीवन के अनमोल वर्ष बिताए। जब किसी कैदी को मुख्य भूमि से जहाज में बैठाकर अंडमान की ओर ले जाया जाता था, तो वो यात्रा ही एक मानसिक यातना बन जाती थी। कई कई दिन तक समुद्र के बीच जहाज में बंद रहना, परिवार से अंतिम विदाई की यादें और सामने अनिश्चित भविष्य, इन सब ने कैदियों के मन को भीतर से तोड़ने का प्रयास किया।
समुद्र का अथाह विस्तार उन्हें ये एहसास दिलाता था कि वे सचमुच काले पानी में प्रवेश कर चुके हैं, जहां से वापसी लगभग असंभव मानी जाती थी। जेल में प्रवेश करते ही कैदी की पहचान छीन ली जाती थी। उसका नाम नहीं, बल्कि एक संख्या दी जाती थी। उसके कपड़े बदल दिए जाते, सिर के बाल काट दिए जाते और शरीर पर मोटी बेड़ियां डाल दी जाती। ये प्रक्रिया केवल प्रशासनिक नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक थी। व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत अस्मिता से वंचित करना। जब कोई मनुष्य अपने नाम, अपने वस्त्र और अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो जाता है, तो उसके भीतर की पहचान डगमगाने लगती है। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य यही था कि क्रांतिकारियों की आत्मा को झुका दिया जाए। सेल्यूलर जेल की सबसे भयावह विशेषता उसका एकांतवास था। प्रत्येक कोठरी लगभग 13.5 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी थी। ऊंची दीवारों के कारण हवा और प्रकाश सीमित मात्रा में पहुंचते थे। सामने कोई खिड़की नहीं थी जिससे कैदी दूसरे कैदी को देख सके। दिन भर का कठोर श्रम और रात का गहरा सन्नाटा, इन दोनों के बीच कैदी केवल अपने विचारों के साथ अकेला रह जाता। कई मानव शोधों और जेल संस्मरणों में ये उल्लेख मिलता है कि लंबे समय तक एकांत में रहने से मानसिक संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। कुछ कैदी अवसाद में चले जाते, कुछ भ्रम देखने लगते और कुछ ने आत्महत्या का प्रयास भी किया। तेल कोल्हू चलाना केवल शारीरिक श्रम नहीं था, वो अपमान का प्रतीक था। बैल की जगह मनुष्य को बांधकर घुमाना ये दर्शाता था कि अंग्रेज उन्हें इंसान नहीं, बल्कि दंडित श्रमिक समझते थे। यदि किसी दिन निर्धारित कोटा पूरा न होता तो उसे कोड़ों की सजा मिलती। कई कैदियों के संस्मरण बताते हैं कि कोड़े लगने के बाद उनकी पीठ पर गहरे घाव बन जाते, जो हफ्तों तक ठीक नहीं होते। फिर भी अगले दिन उन्हें वही काम दोहराना पड़ता। भूख हड़तालें इस जेल के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। जब अत्याचार असहनीय हो गया तो कैदियों ने सामूहिक रूप से भोजन लेने से इनकार कर दिया। ये विरोध का शांतिपूर्ण परंतु शक्तिशाली तरीका था। प्रशासन ने इसे कुचलने के लिए जबरन भोजन कराने की नीति अपनाई। नाक या गले के रास्ते नली डालकर दूध या तरल पदार्थ पिलाया जाता। कई बार यह प्रक्रिया इतनी कठोर होती कि कैदी की मृत्यु हो जाती। इन घटनाओं की खबर जब भारत पहुंची तो जनमत अंग्रेजों के विरुद्ध और अधिक उग्र हो गया। इस प्रकार काला पानी की दीवारों के भीतर का संघर्ष मुख्य भूमि के स्वतंत्रता आंदोलन को भी ऊर्जा देने लगा। ये जेल केवल उत्तर भारत या बंगाल के क्रांतिकारियों से भरी नहीं थी। पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, देश के विभिन्न हिस्सों से आए स्वतंत्रता सेनानी यहां बंद थे। भाषा, संस्कृति और पृष्ठभूमि अलग होने के बावजूद उन्हें एक सूत्र में बांधता था, स्वतंत्रता का सपना। वे गुप्त संकेतों से संवाद करते, कभी दीवार पर हल्की थाप देकर संदेश देते, कभी कोठरी के छोटे छेद से फुसफुसाकर बातें करते। इस तरह एकांत की दीवारों के बीच भी उन्होंने सामूहिक चेतना को जीवित रखा। मानव अध्ययन ये भी दर्शाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में मनुष्य की रचनात्मकता और आध्यात्मिकता बढ़ सकती है। कई कैदियों ने कविता लिखी, भजन गाए और अपने मन में स्वतंत्र भारत की कल्पना की। कुछ ने जेल के भीतर ही अध्ययन जारी रखा। वे एक दूसरे को इतिहास, राजनीति और दर्शन की बातें बताते। इस प्रकार जेल एक तरह का अनौपचारिक विश्वविद्यालय भी बन गई, जहां स्वतंत्रता, न्याय और समानता पर विचार विमर्श होता था। काला पानी की सजा का एक और पहलू था, सामाजिक मृत्यु। मुख्य भूमि पर परिवार वर्षों तक अपने प्रियजनों की प्रतीक्षा करते। कई बार उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उनका बेटा या भाई जीवित है या नहीं। चिट्ठियां बहुत कम पहुंचती और वे भी सेंसर होकर आती। इस दूरी ने परिवारों को मानसिक पीड़ा दी। फिर भी वे गर्व महसूस करते कि उनका अपना व्यक्ति राष्ट्र के लिए बलिदान दे रहा है। धीरे धीरे जब स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ब्रिटिश शासन की आलोचना होने लगी, तब सरकार पर दबाव बढ़ा। 1930 के दशक में कई राजनीतिक कैदियों को मुख्य भूमि की जेलों में वापस भेजा गया। अंततः जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये जेल अपने मूल उद्देश्य से मुक्त हो गई। बाद में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां उस पीड़ा और साहस को याद रख सकें। आज जब कोई व्यक्ति उन कोठरियों में खड़ा होता है तो उसे केवल ईंट और पत्थर नहीं दिखते, बल्कि इतिहास की धड़कन सुनाई देती है। दीवारों पर पड़े निशान, जंग लगे दरवाजे और संकरे गलियारे सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। वो कहानी है दमन की, पर उससे अधिक प्रतिरोध की। काला पानी इसलिए स्मरणीय है क्योंकि उसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई गहराई दी। उसने दिखाया कि अत्याचार कितना भी कठोर क्यों न हो, मानव आत्मा को पूरी तरह पराजित नहीं किया जा सकता। काला पानी की यह गाथा हमें यह भी सिखाती है कि स्वतंत्रता का मूल्य कितना महान है। जिन लोगों ने वहां वर्षों बिताए, वे जानते थे कि शायद उनका नाम इतिहास में बड़े अक्षरों में न लिखा जाए। फिर भी उन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष पूरी निष्ठा से किया। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो ये उन अनगिनत ज्ञात और अज्ञात वीरों के त्याग का परिणाम है। अंडमान का वह समुद्र जो कभी भय और अंधकार का प्रतीक था, आज स्वतंत्रता की कहानी सुनाता है। एक ऐसी